मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? सबको क्लियर आ रहा है ना? ओके ओके। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो बेटा मुझे आंसर देना है आपको। तो मुझे सबसे पहले वो बताओ कि आपने 10th का एग्ज़ाम दिया नहीं, 9th का एग्ज़ाम दिया नहीं, बराबर? आपने साइंस सिलेक्ट किया। सबसे अच्छी बात है कि भाई साइंस सिलेक्ट किया, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम आपका जो ये अभी का डिसीजन है ना, वो उस पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। सिंपल सी एक बात है, आप कोई भी स्टैंडर्ड में जाओगे तो पढ़ाई तो आपको अच्छे से करनी ही है। जैसे कि अगर किसी ने ऐसा सोचा कि चलो मुझे डिप्लोमा लेना है, कोई सोचेगा मुझे साइंस करना है, कोई सोचेगा मुझे कॉमर्स करना है। अब आप किसी भी स्ट्रीम में जाते हो, किसी भी स्ट्रीम में जाते हो, तो वो चीज़ तो है ही कि वहाँ जाके मुझे सब कुछ नया ही पढ़ना है। अगर आपको पढ़ाने वाले अच्छे मिलते हैं, पढ़ाने वाले अच्छे मिलते हैं, तो 100% रिजल्ट अच्छा आता ही है। तो आप 8, 9, 10th में पर्टिकुलर केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़े हो, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि आप में से कितने बच्चे उतने अच्छे हैं कि जिनको केमिस्ट्री अच्छे से पता चलता है। चलो सबसे पहले मुझे वो बताओ, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो मुझे वो पता चलना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपके तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप बोलते हो कि ये चीज़ में मुझे पता नहीं चलता है, कोई बोलेगा सर इसमें तो इक्वेशन बहुत सारे आते हैं, कोई बोलेगा सर इसमें तो रट्टा मारने का होता है, बराबर? तो सबसे पहले मुझे वो बताओ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पोर्शन में सबसे इजी पोर्शन आपको कौन सा लगता था? चलो बारी बारी बताओ मुझे। क्या आप बात कर रहे हो? सभी लड़कियां बायोलॉजी बोल रही है, ऐसा ना? केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बेटा इजी है ही। हाँ, फिजिक्स वाला पोर्शन कैसा लग रहा था? हाँ हाँ। और अभी मैं आपको वो बताता हूँ। चलो अगर किसी को केमिस्ट्री नहीं पता चलता है तो उसके पीछे का मुझे एक सिंपल सा रीज़न बताओगे? चलो अगर किसी को नहीं पता है तो क्यों केमिस्ट्री अच्छा? हाँ सही बात है। चलो केमिस्ट्री में इक्वेशन की वजह से आप ऐसा सोचते हो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड है। चलो इक्वेशन के सिवा कोई और चीज बेटा? इक्वेशन ही हार्ड लगते हैं ना? ओके ओके, केमिकल फॉर्मूला, इक्वेशन, अच्छी बात है। चलो बेटा केमिस्ट्री आपको हार्ड क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि केमिस्ट्री उनको आता है जो केमिस्ट्री का रट्टा नहीं मारते। अब आप सोचोगे कि सर हमारे टीचर तो ऐसा बताते हैं कि रट्टा मारना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे टीचर ने भी मुझे एक फॉर्मूला दिया था। अब आप सोचोगे कि कौन सा फॉर्मूला दिया था? तो मेरे टीचर ने मुझे एक ऐसा फॉर्मूला दिया था, SVGM। SVGM का मतलब क्या होता है मालूम है? समझा बिना गोकी मारो। मतलब वो टीचर को इक्वेशन बोर्ड पे लिख के हमें बता देते कि ये एग्जाम में आने वाला है, ये आपको करना है, बराबर? तो हम लोग उसका रट्टा मार देते थे। बट बेटा साइंस में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप केमिस्ट्री की पढ़ाई करोगे तो फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक बहुत सारे इक्वेशन आएंगे। अब सभी इक्वेशन का मैं रट्टा मारने जाऊंगा तो लास्ट डे को मुझे वही पता नहीं चलेगा कि कौन से इक्वेशन में मुझे कौन सा आंसर लिखना है, बराबर? तो मैं ये प्रूव करके दिखा दूंगा। विथ इन 1 वीक आपको पता चलेगा। आप अपने मुंह से एक साथ में बोलोगे कि सर साइंस सब में केमिस्ट्री से इजी कुछ नहीं है। उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको फील करना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप फील करोगे ना तो 100% वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ हमें हार्ड कब लगती है? एक सिंपल मैं फॉर्मूला बताता हूँ
साइंस किसके लिए इजी होता है? जिसके पास में अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे कि अभी तक तो सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई 10th में 90% आते हैं तो मैं साइंस ले सकता हूँ, अगर मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का पोर्शन अच्छा आता है तो साइंस ले सकता हूँ। ऐसा होता है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट वो डिसाइड नहीं करता है कि आप टैलेंटेड हो कि नहीं हो, बट कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि 10th में 60% 70% वाला बच्चा होता है जिसकी अंडरस्टैंडिंग सुपर्ब होती है, बट उसको रट्टा मारना नहीं आता है। तो मार्कशीट तो रट्टा मारने से हो ही जाती है, बट जब आप साइंस लेते हो, बराबर, आप जब एक वीक पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि 8, 9, 10th में जो आपको पढ़ाने वाले टीचर थे और जो साइंस पढ़ाने वाले टीचर है, दोनों में जो डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि हम क्या है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाते हैं कि भाई ये चीज़ आई तो हमने ऐसा क्यों लिखा, ये क्वेश्चन में मुझे इतना क्यों लिखना है, इसके डेफिनेशन में मुझे कितने सेंटेंस लिखने हैं, इसका एग्जाम्पल आए तो मुझे कैसे याद रखना है, बराबर। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपने 9th 10th 8th में जितना भी केमिस्ट्री पढ़ा है, मैं जब भी केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो बेसिक है, जो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पे आती है, आज समय सिर्फ वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आप लोग पढ़े ही हो, फिर भी मुझे आप बताना कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर में मुझे आप वो चीज़ बताओ कि एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स? चलो कोई मुझे बताएगा बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स? चलो हाँ, बस ऐसे हाथ खड़ा करना तो मुझे पता चले। बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा। ओके ओके, चलो दूसरा कोई बोलो, बोलो बेटा। चलो गैलेक्सी J7 बोलो बेटा, डेफिनेशन बोलो तो। ओके, मतलब ये जो आप बोल रहे हो ना, वो क्या बोल रहे हो मालूम है आपको? जो बुक में दिया है, जो आपने रट्टा मारा हुआ है ना, वही चीज आपके दिमाग में आती है। मैं आपका केमिस्ट्री का फियर निकाल दूंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एग्जाम में मुझे वही लिखना है जो बुक में दिया है। बट हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है, डायरेक्ट इसका रट्टा मारते हैं। मतलब किसी को अगर अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हैंड में ये ब्लैक पेन है, तो ब्लैक पेन प्रिपेयर करने के लिए मैंने ब्लैक छोटे छोटे पार्टिकल लिए होंगे। बोलो एम आई राइट? तो जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो मेरा एटम होगा। बोलो बेटा। तो वन टाइप ऑफ एटम कंबाइंड विथ ईच अदर। फिर से एक बार, वन टाइप ऑफ एटम कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स में एक जैसे एटम आते। अगर मैंने ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली कि वन टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर, तो आपको नींद में से जगा के कोई पूछेगा कि एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप इजीली बता पाओगे। मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि हमें बुक से अलग जाके डेफिनेशन करना है, बट सबसे पहले मुझे वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। तो यहां मुझे उतना तो पता चल गया कि वन टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर, वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, क्या बोलोगे यहां? एटम्स कंबाइंड विथ ईच अदर, कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म। चलो यहां पे क्या प्रिपेयर हो जाएगा
एलिमेंट। क्लियर? ये सब बेसिक चीजें हैं। चलो सेकंड नंबर में मैंने लिखा मिक्सर। somebody tell me what is the definition of mixer? यस, चलो अदर कोई बेटा, चलो बोलना है बेटा। ओके ओके, और कोई बेटा? बोलो बेटा, राइट बोलो, रॉन्ग बोलो, पर बोलो। आप बोलोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग जो 8, 9, 10th में पढ़ के आए हो वो कैसे पढ़ के आए हो। मैंने फर्स्ट चीज आपको बताई, मेरी बात सुनो, मैं अपने तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपके तरीके से पढ़ाऊंगा। हाँ बोलो बेटा। नहीं, सॉल्यूशन तो नहीं बोल सकते ना, नहीं सॉल्यूट भी नहीं बोल सकते, सब्सटेंट बोल सकते। हाँ हाँ हाँ, तो अभी बेटा पता चला, इससे प्रूव क्या होता है कि जिसने आपको पढ़ाया ना उसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करवाया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाने वाले ने आपने गलत पढ़ाया, पढ़ाने वाले ने सही पढ़ाया है, बट इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैंने नहीं पढ़ा और मुझे एग्जाम में उसको लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? वो चीज आपने अंडरस्टैंड नहीं की। अभी मैं यहां पे इसका डेफिनेशन लिखता हूं, आप देखो, मैं डेफिनेशन प्रिपेयर करके लिखता हूं। क्या लिखता हूं देखो, 2 or more than 2 elements, 2 or more than 2 elements combined with each other, combined with each other does not remove its properties, it is called mixer। चलो कोई मुझे बताएगा बेटा, आप वो चीज बोले जो आपने पढ़ा हुआ है, बट अगर बोर्ड का पेपर मैं चेक करूं ना बेटा तो ये डेफिनेशन में आपको एब्सोल्युटली 0 मार्क्स दे सकता हूं। चलो कोई मुझे बताएगा क्यों मैंने ऐसा बोला होगा कि मैं 0 मार्क्स दे दूंगा? क्योंकि आपने जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो डेफिनेशन में डाला ही नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप वो देखो। हाँ बेटा, हम जब पेपर लिखते हैं ना तो बाहर निकल के सभी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैंने 100 मार्क्स का अटेंड किया, बराबर। 100 मार्क्स का अटेंड करने से 100 मार्क्स नहीं आते हैं। आपने जो अटेंड किया ना उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुझे लिखनी ही पड़ेगी। जैसे कि ये तो मैंने आपको मिक्सर के बारे में बताया, अगर मैंने आपको कंपाउंड के बारे में इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, आप डेफिनेशन मुझे वही की वही बताओगे, बट डेफिनेशन में मेन पार्ट क्या है? तो मेन पार्ट मेरा यही है कि डज नॉट रिमूव इट्स प्रॉपर्टीज। तो अब आप सोचोगे कि सर मिक्स हो गया, प्रॉपर्टीज रिमूव नहीं किया, ऐसे कैसे हो गया? तो लाइक मैंने यहां पे एक सिंपल एग्जांपल ले लिया कि NaCl मिक्स विथ शुगर। चलो NaCl मिक्स विथ शुगर, दोनों का कलर वाइट ही है, दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएंगे। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि इसमें से शुगर कौन सा है, इसमें से सॉल्ट कौन सा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? बोलो, जब टेस्ट लोगे। हाँ, तो NaCl का टेस्ट कैसा आएगा कोई मुझे बताएगा? हाँ, NaCl का ऐसा आएगा और शुगर का स्वीट टेस्ट आएगा। तो उसका मतलब दोनों एलिमेंट्स को मैंने मिक्स कर दिया, बट दोनों ने अपना प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक रिमूव नहीं किया। ये अंडरस्टैंडिंग है बेटा। हमें एग्जाम्पल क्यों देते हैं?
एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है कि हमने जो डेफिनेशन लिखा है ना, वो डेफिनेशन एग्जाम्पल से मैं लिख सकता हूं। हमें वो चीज सीखना है, हमें रट्टा नहीं मारना है। पूरा केमिस्ट्री खत्म होने के बाद में मैं आपको पूछूंगा कि इसमें आप बताओ मुझे कौन सी चीज ऐसी है जो रट्टा मारनी पड़ेगी। आप खुद से बोलोगे कि नहीं सर, केमिस्ट्री में कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे रट्टा मारना है। जैसे कि अभी मैं ये डेफिनेशन यहां से बोल रहा हूं, देखो, 2 or more than 2 elements combine with each other, 2 or more than 2 elements combine with each other does not remove its property, it is called mixture. Clear? 100% क्लियर? बोलो, 3-4 लोगों की आवाज आ रही है बेटा? हाँ, चलो अभी इसमें भी मैं यहां पे लिखता हूं टाइप्स ऑफ मिक्सर। चलो कोई मुझे बताएगा बेटा मिक्सर का टाइप का कौन सा है? बोलो कितने? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। होमोजीनियस एंड सेकंड नंबर में हेट्रोजीनियस। चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस मिक्सर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजीनियस? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस इट मीन्स व्हाट? 100% बेटा, होमो का मतलब यूनिफॉर्म होता है। लाइक NaCl dissolve in water, NaCl dissolve in water to prepare aqueous solution of NaCl. This type of mixture is called homogeneous mixture. तो इन होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है? जो दोनों सब्सटेंट होते हैं ना, उसको मैं सेपरेट नहीं देख पाता हूं। लाइक NaCl dissolve in water to prepare NaCl aqueous solution। अगर किसी ने आपको पूछा कि इसमें NaCl का प्रोपोर्शन कितना होगा तो आप नहीं बता पाओगे, तो उसका मतलब वो हुआ कि दोनों एक दूसरे में अटैच होकर यूनिफॉर्म हो जाते हैं। क्लियर? बट हिट्रोजीनियस मिक्सर में क्या होता है? चलो, हिट्रोजीनियस हाँ, बट वो बेटा मेरा मिक्सर नहीं होगा। देखो फिर से आप एक बार गलती कर रहे हो। मिक्सर का डेफिनेशन मैंने वो बताया है कि दोनों मिक्स होंगे। अब आप सैंड को डालोगे तो वो तो मेरा कोलोइड सॉल्यूशन हो जाएगा। पार्टिकल आर मूविंग इन द सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलोइड सॉल्यूशन। तो NaCl वाटर तो मेरा कोलोइड सॉल्यूशन है, वो मेरा मिक्सर में नहीं आएगा बेटा। मिक्सर का मतलब दोनों मिक्स होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए, बट अपनी प्रॉपर्टीज रिमूव नहीं करने चाहिए। बराबर है? तो चलो अभी मुझे कौन बताएगा बेटा ये मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सर आ सकता है? बोलो क्यों मैंने हेट्रोजीनियस मिक्सर में लिखा? जब NaCl एडेड इनटू आयरन, तो आपको पता है कि जो NaCl के पार्टिकल होंगे वो व्हाइट होंगे, और आयरन के कैसे होंगे? बोलो बेटा आयरन के, हाँ, मतलब जिसको मैं सेपरेट कर सकता हूं, जिसके बीच में मैं बाउंड्री लगा सकता हूं, बराबर, जिसको मैं देख सकता हूं कि भाई ये NaCl का पार्टिकल है या आयरन का पार्टिकल है, इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सर। चला पता है? 100% सबको पता चलता है बेटा। चलो अब इसमें मुझे थर्ड नंबर में चाहिए कंपाउंड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड? चलो कौन मुझे बताएगा कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है? बोलो बेटा, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग बोलना है। जितना आप बोलोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप जाएगा। बोलो बेटा। ये सही बात है, बट एक वर्ड्स मिसिंग है।
और जो वर्ड आपने मिस कर दिया ना, जो वर्ड आपने मिस कर दिया ना, उसी से आपको 0 मार्क्स मिल सकता है। बोलो, ये तो आप वही डेफिनेशन बोले ना। हाँ बोलो बोलो बेटा, फिर से बोलो। हाँ, 100% राइट। मुझे डेफिनेशन में वो चीज चाहिए कि उनका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, क्योंकि मिक्सर और कंपाउंड के डेफिनेशन सेम है, बट ओनली वन वर्ड्स डिफरेंट। इन मिक्सर, एलिमेंट्स डज नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक, बट व्हाइल दे प्रिपेयर कंपाउंड, बोथ आर चेंज देयर प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने यहां एग्जांपल लिखा कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ डाइऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर मोलेक्यूल। चलो, ये पता चला कि यहां पे वाटर मोलेक्यूल फॉर्म होता है। बोलो बेटा। हाँ, तो अब मेरा डेफिनेशन, यहां से मैं डेफिनेशन प्रिपेयर करता हूं। देखो कैसे मैं डेफिनेशन प्रिपेयर करता हूं। मुझे डेफिनेशन का भी रट्टा नहीं मारना है, मुझे डेफिनेशन भी प्रिपेयर करना आना चाहिए कि मैं डेफिनेशन कैसे प्रिपेयर कर सकता हूं। बराबर। तो यहां से मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, देखना ध्यान से। 2 or more than 2 एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू रिमूव इट्स प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो अब आप सोचोगे कि सर रिमूव इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज, तो आपको पता है बेटा डाइहाइड्रोजन गैस कैसा गैस है। चलो मुझे बताओ, हाइड्रोजन चैप्टर आप पढ़े हुए हो, डाइहाइड्रोजन कौन सा गैस है? कंबसन गैस है, कंबसन गैस है ना बेटा। अरे आग लगा देगा जब डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन के टच में आएगा ना, आग लगा देगा। बराबर। तो यहां पे इसका प्रॉपर्टीज क्या था? कंबसन। चलो इसके प्रेजेंट में तो ये आग लगाता है, बट वाटर मोलेक्यूल फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। अगर उसने प्रॉपर्टी रिमूव नहीं किया होता, कैरेक्टरिस्टिक रिमूव नहीं किया होता, तो 100% फायर एक्सटिंग्विशर में मैं उसको यूज नहीं कर सकता ना। तो मैंने क्यों फायर एक्सटिंग्विशर में उसको यूज किया? बोलो बेटा। क्योंकि रिमूव इट्स प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड? तो इन मिक्सर 2 or more than 2 element combine with each other does not remove its property and characteristic, it is called mixer. But while 2 or more than 2 elements combine with each other to remove its characteristic and properties, it is called compound. Clear? अगर रिमूव नहीं करता है तो वो मेरा मिक्सर हो जाएगा, बट अगर रिमूव करता है तो वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? कंपाउंड। 100% क्लियर बेटा? ला मजा आता है कि नहीं आता है बेटा? ओके, चलो अब मुझे ये चीज बताओ, ये भी आप पढ़े हुए हो, एटॉमिक नंबर इट मीन्स व्हाट? चलो कुछ बेसिक चीजें जो मुझे आगे जाके यूज करना है वो पता होनी चाहिए आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? राइट राइट बेटा। चलो, तो एटॉमिक नंबर इट मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in atom, it is called atomic number. चलो
तो यहां पे एटॉमिक नंबर मुझे कहां पे लिखना है? तो लेफ्ट हैंड साइड एट द बॉटम ऑफ द एलिमेंट्स। जब किसी एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने बॉटम पे अगर कोई चीज रखी है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। एम आई राइट? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन सोडियम 11, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 11। चलो कोई मुझे बताएगा बेटा कि 11 इलेक्ट्रॉन कहां से मैंने लिख दिया? डेफिनेशन में तो मैंने वही लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मैंने इलेक्ट्रॉन कैसे 11 लिख दिया? अरे वाह, सुपर याद रहता है आपको, ऐसा ना? चलो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली इन एटम, बिकॉज एटम चार्ज न्यूट्रल। सबको पता है बेटा एटम के पास में ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एलिमेंट्स इन एटम इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे 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 ही। तो चलो सपोज मैंने इसकी जगह पे यहां पे लिख दिया Na+, तो कोई मुझे बताएगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Na+ कितने होंगे? बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, बट नंबर ऑफ, हाँ किसी ने मुझे 10 बताया, 10 सही है। चलो तो आप सोचोगे सर 10 कैसे हो गया? बेटा आप 8, 9, 10th में ये सब पढ़े हो। पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन। जब आप न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे ना तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन पॉजिटिव आयन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो प्रोटॉन से लेस हो जाएंगे। तो यहां पे मैंने प्लस लिखा, प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव। चला पता बेटा? चलो फिर से एक बार नहीं पता चला, मैंने यहां पे लिखा Al3+। चलो मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? हाँ ये 13 हो गया, ये मेरा 13 - 3 10 हो गया। तो मतलब जितने भी पॉजिटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। अब आप सोचोगे सर मुझे याद कैसे रहेगा? आपके घर में आपके पापा होंगे, पापा पॉजिटिव, ऑलवेज रिमूव इलेक्ट्रॉन। मम्मी माइनस होगी, ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। पापा प्लस, मम्मी माइनस, बराबर। पापा डोनेट करेंगे, मम्मी एक्सेप्ट करेगी। जेब खाली करवाती है ना मम्मी पापा की? ला करवाती है कि नहीं करवाती है? अल्लाह बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे बेटा। चलो तो अभी मुझे ये बताओ बेटा नेगेटिव आयन कैसे प्रिपेयर होगा? बोलो। यहां पे मैंने, हाँ तो यहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने या तो गेन करने हैं। क्लियर? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पे मेरे हो जाएंगे 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 + 1 18। कोई डाउट बेटा? 100% क्लियर ना? चलो तो ये मेरा क्या हो गया? एटॉमिक नंबर के बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया। चलो ये चीज भी आपने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक मास। चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास?
100% राइट बेटा। आप एक सिंपल चीज मुझे बताओ, जैसे कि मेरा वेट मैंने बोला कि 80 केजी है, तो मेरा मैक्सिमम वेट कहाँ पे होगा? मेरे स्टमक का वेट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब जो सेंटर होता है वो सेंटर पे मैक्सिमम मास होता है। तो अब जब आप एटम को ड्रॉ करते हो तो यहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, बट इन सेंटर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट। तो एटॉमिक मास इट मीन्स व्हाट? एटॉमिक मास इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो कहां पे आता है? तो लेफ्ट हैंड साइड अपर पे जो आएगा ये मेरा हो जाएगा एटॉमिक मास। क्योंकि मुझे साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो मुझे वो तो पता होना ही चाहिए कि ये इसका मास लिखा हुआ है, ये इसका नंबर लिखा हुआ है, ये उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो बताता है, ये चार्ज मुझे वो बताता है कि इसमें से कितने रिमूव होते हैं, इसमें कितने गेन होते हैं। बराबर है बेटा, रट्टा ना मारने के लिए ये सब चीजें मुझे आनी चाहिए, ये चीजें। और इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो आपको पीरियाडिक टेबल पढ़ाऊंगा ना, वो पीरियाडिक टेबल अगर किसी को आ गया मतलब मुझे तो सबको पढ़ाना है। और ऐसा मैं पीरियाडिक टेबल आपको पढ़ाऊंगा ना कि आप खुद से टेबल लिख दोगे, आपको मेंडेलिव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सी जगह पे कौन सा एलिमेंट्स आएगा। बराबर। तो यहाँ पे मुझे वो पता चल गया कि ये मेरा एटॉमिक मास है, ये मेरा एटॉमिक नंबर है। क्लियर? चलो इसमें किसी को कोई डाउट बेटा? 100% क्लियर? तो एटॉमिक नंबर के बारे में पता चल गया, एटॉमिक मास के बारे में पता चल गया, बराबर। कंपाउंड के बारे में पता चला, एलिमेंट्स के बारे में पता चला, मिक्सर के बारे में पता चला, पॉजिटिव कैसे फॉर्म होता है वो पता चला, नेगेटिव कैसे फॉर्म होता है वो पता चला। अब आपका एक कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं केमिकल रिएक्शन का। देखो, आपने जो केमिकल रिएक्शन पढ़ा है और मैं जो आपको रिएक्शन प्रिपेयर करवाता हूं, आप ऐसा सोचोगे सर इतना इजी था, अगर किसी ने 9th-10th में बता दिया होता तो सबसे इजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री लगता। जैसे कि यहाँ पहले मैं एकदम इजी इक्वेशन लेता हूं। देखो, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया, HCl रिएक्ट विथ NaOH। चलो, यहाँ क्या फॉर्म होता है कोई मुझे बताएगा? HCl रिएक्ट विथ NaOH। 100%। चलो ये, हाँ, अगर ये इक्वेशन मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा? देखो, पापा प्लस मम्मी माइनस, पापा प्लस मम्मी माइनस, फिर से एक बार बेटा, पापा प्लस मम्मी माइनस, पापा प्लस मम्मी माइनस। चलो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में, तो यहां पे मेरा प्रिपेयर क्या हो गया? NaCl प्लस H2O। ये तो आप सोचोगे सर आपने एकदम इजी इक्वेशन लिख दिया, इसमें क्या है? चलो इसको मैं थोड़ा हार्ड करता हूं। देखो, यहां पे मैंने लिखा है H2SO4 प्लस KOH। चलो अब मुझे कौन बताएगा? ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव। अब मुझे पता है कि इसके पॉजिटिव, हाँ हुआ। देखो मैं इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करता हूं वो देखो, यहां पे मेरे पास H कितने हैं? पॉजिटिव 2, तो यहां पे मुझे OH के भी 2 चाहिए। बोलो बेटा,
तो 2H एंड 2OH, तो 2H2O हो गया। और यहां पे मेरा क्या बाकी रहा, K2SO4। चला पता? फिर से एक बार देखो, यहां मैंने लिख दिया H3PO4। चलो आपको ही बताना है, अब मैं नहीं बताऊंगा। चलो ये मेरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसके पॉजिटिव के साथ में इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव के साथ में इसका नेगेटिव। बोलो प्रिपेयर करो इक्वेशन। यहां पे हाँ देखो मेरे पास H प्लस के कितने हैं, 3, तो यहां OH के 3 होने चाहिए। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, 3H2O। तो बाकी हाँ Na3PO4। बेटा जितने भी आपके 10th के बुक में इक्वेशन दी है, आज वापिस वो इक्वेशन निकाल के ऐसा करना। बेटा इक्वेशन में कुछ नहीं होता है, बट मुझे प्रॉपर वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें कौन सा पॉजिटिव प्रेजेंट है, कौन सा नेगेटिव प्रेजेंट है। वाइल टू कंबाइन विथ ईच अदर, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ में कंबाइंड होना चाहिए। इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव, उसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव, तो बात खत्म हो गई। अगर यहां मेरे पास में 3 है तो उसका मतलब इसके 3 होने ही चाहिए, तो 3H2O निकल गया, Na3PO4 हो गया। अब आप ऐसा सोचोगे कि मैं ऐसे रट्टा मार दूं HCl प्लस NaOH इट गिव्स NaCl प्लस वाटर, क्या है ये, क्या है? ऐसे तो बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, बट अगर मैंने एक बार दिमाग में फिट कर दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव कंबाइन विथ सेकंड नेगेटिव कंबाइन विथ फर्स्ट पॉजिटिव, तो मेरा केमिकल रिएक्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बोलो चला पता? 100%। चलो अब मैंने यहां पे एक ऐसा इक्वेशन लिखा, चलो कोई मुझे बताएगा अगर मुझे ये रिएक्शन कंप्लीट करना है तो क्या हो सकता है, बोलो। ये मेरा पॉजिटिव है तो उसका मतलब इसको पीछे जाना पड़ेगा। हाँ देखो है ना, तो मतलब क्या होता है, रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। पर मेन चीज क्या है, किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं ना तो मुझे वो सेंटेंस अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। पढ़ाई का मतलब वो नहीं होता है बेटा कि हमें रट्टा मार देना है, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में जाओगे, आप कहीं पे जॉब पे जाओगे, आप कोई कंपनी में जाओगे, बराबर, तो वहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि आपको बोलेंगे लिए 2 इक्वेशन सॉल्व कर दो तो ही मैं आपको सैलरी दूंगा। नहीं, वहाँ मुझे सभी चीज़ें प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए। हाँ, ऐसी चीज़ आती है तो क्यों आती है, हमें इसके आगे क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कहाँ तक आंसर लिखना है, बराबर। तो सबको पता चला कि नहीं चला बेटा? और किसी को ऐसा तो नहीं लगा ना कि सर ने हथौड़े मारे? नहीं ऐसा नहीं लगता है ना। आप जो 10th में पढ़े हो ना बेटा, 10th से तो 11th 12th वाले जितने भी टीचर होते हैं ना, वो अंडरस्टैंड करवाते हैं। और मुझे तो फर्स्ट डे से पता है कि साइंस मैंने जब पढ़ा था ना, अभी मैं कहीं अकेले बैठ के सोचता हूँ ना कि मेरे टीचर ने मुझे जो बोला था इसका ये करना है, इसको याद रखना है, इसको रट्टा मारना है,
बोलो अभी मैं वो चीज़ सोचता हूँ कि साला उस टाइम उसने मुझे वो क्यों नहीं बताया कि इसको अंडरस्टैंड करोगे तो इजी हो जाएगा। आप लोगों को दिक्कत कहाँ होती है मालूम है? प्रॉपर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करता हूँ कि 8, 9, 10 तक क्या होता है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि वो लोग हाथ में बुक लेते हैं, फिर बुक में से सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में करते हैं। आप घर जाके गुजराती बोलते हो, पढ़ाई हिंदी में होती है, एग्ज़ाम लिखने की आती है इंग्लिश में, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग सही है, अंडरस्टैंड करने के लिए आप हिंदी को यूज़ करते हो वो अच्छी बात है, बट मुझे एग्ज़ाम में लिखना तो इंग्लिश में है ना। आप मुझे वो बताओ, आप एग्ज़ाम में हिंदी में लिख दोगे, ये दोनों को मिक्स किया, तीसरा निकल गया, चलेगा ऐसा? बोलो चलेगा? हाँ, तो मुझे जो चीज़ दी है उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको लिखना कैसे। जैसे कि मैं कोई थियरी, तो थियरी आपको पूरी एक्सप्लेन करनी है इंग्लिश में ही, वहाँ पे सिर्फ मैं आपको हिंदी में अंडरस्टैंड करवाऊंगा, क्योंकि मैंने जैसा पढ़ाया है वो चीज़ आपको उसी टाइम पे लिखने का आना चाहिए। 90% बच्चों को यही दिक्कत होती है कि पढ़ाने वाला मस्त पढ़ा के चला जाता है, जब घर पे बैठ के बुक खोलते हैं ना तो पता चलता है साला ये सब तो मुझे रट्टा मारना है। बराबर नहीं करना है, रट्टा मारने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बराबर धीरे 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 आप समझ जाओगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी आपके टच में अगर कोई फ्रेंड है, फर्स्ट वीक में हमने ऐसा रखा है कि फर्स्ट वीक में जितने भी हैं आपके टच में उनको लिंक भेजो, तो उनको भी पता चले कि सब्जेक्ट कैसे होता है। बराबर, और मज़ा सबको आया कि नहीं आया? हाँ, थोड़ा बहुत तो ऐसा लगा ना कि 10 से 11, 12 वाले थोड़े हटके होते हैं। हाँ, केमिकल नेम ऑफ द Na3PO4 नेम भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो बेटा, यहाँ पे मेरा क्या है, सोडियम, ये मेरा क्लोरीन। अब क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन माइनस है, मतलब मेरा हो जाता है क्लोराइड आयन। तो इसका नेम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हो गया? पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि SO4 माइनस टू सल्फेट आयन। पोटेशियम आयन कंबाइन विथ सल्फेट आयन, बट बोथ कंबाइन विथ ईच अदर, तो चार्ज तो न्यूट्रल हो गया। तो पोटेशियम पॉजिटिव का मैंने पोटेशियम ले लिया, सल्फेट नेगेटिव का मैंने सल्फेट ले लिया, तो पोटेशियम सल्फेट। चलो इसका नेम क्या हो जाएगा? सोडियम फॉस्फेट। PO4 3 माइनस का मतलब हो जाता है फॉस्फेट। चला पता बेटा? ये मेरा क्या है बेटा, कोई बताएगा मुझे? ZnSO4 का नेम? जिंक सल्फेट। तो ये मेरा लेड सल्फेट हो जाएगा ना। क्लियर? हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी आपको नहीं पूछूंगा, 2 वीक के बाद में आपको मैं पूछूंगा कि भाई आपका सब्जेक्ट फेवरेट कौन सा है, वो मैं प्रूव करके आपको दिखा दूंगा। आप खुद से बोलोगे कि सर साइंस में केमिस्ट्री से इजी कुछ नहीं है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे पढ़ाना नहीं आता है। बराबर, लास्ट 21 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट डे को मैं आपको पूछ क्यों लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है। तो आप कौन भी जगह पे कंफ्यूज होते हो वो मुझे अगर पता हो तो मैं अपना स्टाइल चेंज करके आपके तरीके से जाऊंगा। अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं चलती है तो बेटा आपको पूछना है। बराबर, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, आप हमारे सामने नहीं होते हो। ऑफलाइन में तो जैसे हम थियरी पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को देखते हैं तो उसके फेस रीडिंग से पता चल जाता है कि इसको पता चला कि नहीं चला, बट ऑफलाइन में तो वो सब दिक्कत हो जाता है। बराबर, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। कोई भी चीज़ होगी, कोई थियरी होगी, 2-3 बार मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। बराबर, उसको कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट लिखने हैं,
कौन सी चीज़ें उसमें आनी चाहिए, क्योंकि साइंस में ऐसा नहीं होता है कि आप नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं, साइंस में मुझे लिखना है वो जो उसका मेन पोर्शन होता है। अगर वो चीज़ नहीं आती है, आपने बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा तो फिर भी सामने वाला आपको 3 में से 1 ही मार्क्स देगा। बट अगर जो मेन पॉइंट होते हैं वो मेन पॉइंट आपने लिख दिए, आपने कम लिखा, फिर भी आपको 100% मार्क मिल सकते हैं। बराबर समझ रहे हो बेटा बात को? ओके, तो आज आपका सिर्फ केमिस्ट्री का ही लेक्चर था। कल के लेक्चर का टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा। मेन चीज क्या करनी है बेटा, कंटिन्यूअसली लेक्चर अटेंड करने हैं, लेक्चर ब्रेक नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको 2 साल पढ़ाऊंगा ना, आप वो देखना, अगर मुझे फीवर भी होगा ना तो भी मैं अपने टाइम पे आके आपको पढ़ाऊंगा। अगर किसी की शादी होगी ना तो भी मैं आपके लेक्चर के बाद में शादी अटेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि साइंस में सबसे पहली चीज क्या चाहिए मालूम है? रेगुलरिटी चाहिए। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, तो रिजल्ट 100% आपको मिलेगा 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 ही। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया है कि कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। वो तो आपको पता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर कोई टीचर ऐसा बोले ना कि मैंने बच्चे के 100 मार्क्स ला दिए तो वो बात गलत है। कोई स्टूडेंट ऐसा बोले कि मेरे 100 मार्क्स आ गए, वो भी बात गलत है। 100 आते कब है, अच्छा रिजल्ट आता कब है? जब टीचर जान डाल देता है, जब स्टूडेंट जान डाल देता है, और जब पेरेंट्स भी उसमें एंटर होते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पेरेंट्स आपको जो बता रहे, कुछ कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये तो हमेशा बोलते रहते पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बेटा आपके अच्छे के लिए ही तो बोलते हैं, बराबर। बट आप क्यों ऐसा सुनते हो? आप ऐसा करो ना कि चलो 1 घंटे का लेक्चर आज हुआ, मुझे इतनी चीज़ें पढ़ाई, उसको मुझे आज प्रिपेयर कर देना है। अब जब भी कोई आपका पेरेंट्स आपको बोले तो उनको बोलना है, लो ये बुक, पूछो मुझे क्वेश्चन, मैं आपको आंसर देता हूँ, बराबर। फिर वो समझ जाएंगे। क्योंकि साइंस वही लोग लेते हैं ना जिसके पास में दिमाग होता है। आप लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, क्योंकि इसमें से कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे। मतलब सोसाइटी में अच्छे स्टेटस वाले जो लोग होते हैं ना बेटा, वो निकलते हैं यहाँ से। अब आप लोग अगर टाइम का मैनेजमेंट नहीं करोगे, जैसे कि अभी इस साल आप देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करो, एग्ज़ाम कैंसल करो। बोलो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 10th का एग्ज़ाम नहीं हुआ और तकलीफ हुई कि 10th का एग्ज़ाम होना चाहिए? आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको रियली में ऐसा हुआ कि ये गलत हुआ? बोलो बेटा, हुआ ना? क्योंकि जिसने बेटा पूरे साल, हाँ, जिसने पूरे साल पढ़ाई किया है, जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया है, अगर छोटा बड़ा एग्ज़ाम ले लिया होता, ले सकते थे, नहीं लिया, कोई बात नहीं, वो अपने हाथ में तो था नहीं। बट आप लोग ऐसा सोचोगे कि सर हमने पढ़ाई की, वो बेटा पढ़ाई कहीं पे नहीं गई है। जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़े थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जितना भी पढ़ के सेकंड में गए ना, वहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड यूज हुआ ही है। तो जिसने 10th अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको साइंस में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। भले उसने एग्जाम नहीं दिया है बट उसके पास नॉलेज है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं पे तो नॉलेज यूज होता ही है ना, समझ रहे हो बेटा? ओके, तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपके टच में कोई आपके फ्रेंड्स हैं तो 1 वीक तक आप उनको लिंक भेज के एंटर कर सकते हो।
बट उनको एंटर करना है जिसको इंटरेस्ट है। हमें डिस्टर्ब करने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो? डिस्टर्बेंस वाला कोई काम हमें नहीं करना है। और सिर्फ 2 साल आपको करना क्या है, हमारे टीचर्स को आप फॉलो करो, वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करो, बराबर। रेगुलर लेक्चर अटेंड करो, रेगुलर टेस्ट दो, अपने डाउट टीचर को भेजो। अगर ये काम आप करोगे ना तो 2 साल के बाद में 100% आपके हाथ में आपका बेटर मार्कशीट होगा 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 ही। क्लियर बेटा? तो यहीं पे ख़त्म करते हैं बेटा, बराबर। यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कल वापस मिलेंगे।